वेलकम टू साइंस एजुकेशन हब। पिछले लेक्चर में हमने फैटी एसिड को डिस्कस किया था और फैटी एसिड का ब्रेकडाउन देखा था कि फैटी एसिड ब्रेकडाउन कहाँ पे होगी। हमने ये देखा था कि अगर 20 कार्बन से अगर चेन लेंथ फैटी एसिड की ज़्यादा है तो वो ब्रेकडाउन होगी पेरोक्सिसोम में, और अगर 20 कार्बन चेन लेंथ से फैटी एसिड का अगर चेन कम है तो उसका ब्रेकडाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इन जनरल जब भी फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होना होता है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया में लाया जाएगा और उसको ब्रेकडाउन किया जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में उसका ब्रेकडाउन जो होगा वो 4 स्टेप में पॉसिबल होता है। तो 4 स्टेप में हमने उसका रिएक्शन देखा था। दैट फर्स्ट स्टेप वाज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रोजनेशन। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था? सेकेंड स्टेप में हाइड्रेशन हुआ था। थर्ड स्टेप में फिर से क्या हुआ है? फिर से अगेन डिहाइड्रोजनेशन। एंड फोर्थ स्टेप में समथिंग कॉल्ड एज थायोलिटिक क्लीवेज। ये ओरिजिनल कुछ रिएक्शन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में हमको पेरोक्सिसोम में पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में पेरोक्सिसोम का माइनर पाथवे दिया था। तो पेरोक्सिसोम का माइनर पाथवे किस तरीके से कैरी आउट होता है तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया से कंसिडर करके हम पेरोक्सिसोम में देखेंगे। तो अगर पेरोक्सिसोम की अगर बात कर रहे हो तो पेरोक्सिसोम को हम जब भी पढ़ेंगे तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में पढ़ेंगे, क्योंकि इन जनरल फैटी एसिड का ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा? इन जनरल फैटी एसिड का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया की सेल ऑर्गेनल में परफॉर्म होगा। तो अगर पेरोक्सिसोम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन अल्फा भी होगा और बीटा भी होगा। हमने ये देखा था कि अल्फा और बीटा पोजीशन क्या है। कार्बोक्सिलिक पोजीशन के एडजेसेंट कार्बन इस अल्फा एंड उसके बाजू वाला इस बीटा। तो वहाँ से अगर ब्रेकडाउन होगा तो अल्फा बीटा ऑक्सीडेशन। अब ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि पेरोक्सिसोम के अंदर जो भी फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा वो अल्फा ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और बीटा ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। बोथ द ऑक्सीडेशंस कैन बी पॉसिबल, both the oxidation of the fatty acid is possible with respect to peroxisome. But when you can consider the fatty acid oxidation with respect to only mitochondria, there will be beta oxidation can be performed. यानी सिर्फ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड ही परफॉर्म हो सकती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे दोनों देख सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या है? यहाँ पे बीटा भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन है। तो पेरोक्सिसोम में अल्फा ऑक्सीडेशन का फ़ायदा क्या है? पेरोक्सिसोम में अल्फा ऑक्सीडेशन का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे क्लोरोफिल का जो बाई प्रोडक्ट है इसको डिग्रेड किया जाएगा। जो क्लोरोफिल का बाई प्रोडक्ट है इसको क्या किया जाएगा? डिग्रेड किया जाएगा। एंड इट इज समथिंग कॉल्ड एज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन विच इज अटैच टू द फाइटोल टेल ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो उसको डिग्रेड करने के लिए अल्फा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में चलाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड नॉट कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस। कि जब भी फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में होगा तो यहाँ पे कोई एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे कोई एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या दिया गया? नॉट, विच इज़ नॉट कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस। जब यानी फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा, यानी कोई एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं बनेगी। तो एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं बनेगी तो थर्ड स्टेप में क्या दिया है? बट डज नॉट जनरेट हीट इंस्टेड ऑफ एटीपी। यानी एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा लेकिन हीट का प्रोडक्शन होगा। एटीपी का जनरेशन नहीं होगा लेकिन हीट का प्रोडक्शन होगा। एंड द फोर्थ स्टेप इज पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन इज इंड्यूस्ड बाय हाई फैट डाइट। यानी अगर फैट का कंजप्शन ज़्यादा होगा तो ये खुद ब खुद क्या इंड्यूस कराएगा? ये खुद ब खुद अल्फा और बीटा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में इंड्यूस करवाएगा। लेकिन वही बात डिपेंड करती है जो हमने पहले रिपीट की थी कि अल्फा बीटा ऑक्सीडेशन कैन बी परफॉर्म इन पेरोक्सिसोम बट बीटा ऑक्सीडेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू दी माइटोकॉन्ड्रिया। चेन लेंथ का प्रॉब्लम है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड इज ऑक्सीडाइज इन पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के अंदर बहुत लॉन्ग चेन की अगर फैटी एसिड होगी तो वही ऑक्सीडाइज होगी। तो ये हमने पहले बताया था 20 कार्बन की चेन लेंथ से ऊपर होना चाहिए। सिक्स पॉइंट में फैटी एसिड इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन विदाउट द यूजिंग ऑफ कार्निटिन एज अ कैरियर मॉलिक्यूल। क्या मतलब है? जब भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब स्ट्रक्चर में देखेंगे तब पता चलेगा स्ट्रक्चर में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम को अगर कंपेयर करोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड पेरोक्सिसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन को फैटी एसिड को क्रॉस करना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड को दो मेम्ब्रेन क्रॉस करना होगा, लेकिन पेरोक्सिसोम के अंदर इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो एक ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो फैटी एसिड डिफ्यूज हो जाएगी पेरोक्सिसोम की सेल ऑर्गेनल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे ये देखेंगे कि कार्निटिन यूज़ होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर,
लेकिन यहाँ पे कार्निटिन जो कि कैरियर मॉलिक्यूल के तौर पे काम करेगा, यहाँ पे पेरोक्सिसोम में फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में कार्निटिन का कोई रोल नहीं है। तो फिर फैटी एसिड को कैसे ऑक्सीडाइज किया जाएगा? फैटी एसिड को डायरेक्टली ऑक्सीडाइज किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ असाइल कोए, इन द फॉर्म ऑफ असाइल कोए फैटी एसिड या फिर फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में पहले डिफ्यूज किया जाएगा, बाद में ब्रेक डाउन किया जाएगा। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कार्निटिन का यूज़ कहाँ पे होगा? कार्निटिन का यूज़ कैरियर मॉलिक्यूल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में होगा। वहाँ पे एक एंजाइम और रोल प्ले करेगा जो कि हम देखने वाले, दैट इज कॉल्ड CPT1 एंड CPT2। CPT1 CPT2 क्या करेगा? दो मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाएगा फैटी एसिड के ट्रांसपोर्ट के लिए, जब क्योंकि फैटी एसिड का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया की जेल मैट्रिक्स में होगा, तो दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करना होगा, जहाँ पे CPT1 आउटर मेम्ब्रेन पे होगा, CPT2 ये इनर मेम्ब्रेन पे होगा, तब जाके फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो पाएगा इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट स्टेप में द फर्स्ट स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय एकॉक्स। एकॉक्स इज समथिंग कॉल्ड, सम एंजाइम इज कॉल्ड असाइल कोए ऑक्सीडेज, असाइल कोए ऑक्सीडेज एक एंजाइम है असाइल के ऑक्सीडेज, जो कि क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप को कैटेलाइज करेगा, रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप को कैटेलाइज करेगा। लेकिन जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे और उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन, तो वहाँ पे हम कंपैरिजन के तौर पे ये देखेंगे एकॉक्स के जगह पे एक एंजाइम यूज होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज कॉल्ड ACAD, ACAD, असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस, असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम इस्तेमाल होगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि फर्स्ट स्टेप कैटेलाइज करेगा। तो ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है, दो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है, एक तो 6 नंबर का जहाँ पे कार्निटिन माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होगा, पेरोक्सिसोम में नहीं होगा। 7 नंबर का पॉइंट भी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप को कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज एकॉक्स इन केस ऑफ पेरोक्सिसोम, एंड इन केस ऑफ पेरोक्सिसोम, इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ACAD, असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस। ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट हुआ। थर्ड स्टेप एक और डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस में, कि जब भी फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा तो 4 स्टेप में होगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसमें से थर्ड स्टेप जो होगा वहाँ पे NADH का फॉर्मेशन होगा थर्ड स्टेप पे। लेकिन जब भी NADH फॉर्म होता है तो NAD की दो फॉर्म होती है NADH की, एक तो रिड्यूस फॉर्म होती है और दूसरी NAD+ फॉर्म होती है, जो कि इसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है। और बार बार इसका क्या होता है? इंटर कन्वर्जन होते रहता है कि NADH NAD+ में कन्वर्ट होगा, NAD+ NADH में कन्वर्ट होगा, NADH NAD+ में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज फॉर्म। और NADH पे अगर हाइड्रोजन लग गया दैट इज कॉल्ड रिड्यूस फॉर्म, इट इज कॉल्ड रिड्यूस फॉर्म। तो थर्ड स्टेप में जो भी NADH तैयार होगा वो ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए NAD+ में, और फिर से NAD+ फिर से रिड्यूस होकर NADH में, ताकि साइकिल कंटिन्यूस परफॉर्म हो सके। क्योंकि जब भी साइकिल परफॉर्म होनी होगी तो हर चीज़ को साइक्लिक मैनर में चलाना पड़ेगा, तो NADH और NAD+ को भी साइक्लिक मैनर में रिकन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखोगे 8 स्टेप में क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि NADH जो भी थर्ड स्टेप में फॉर्म होने वाला है कैनॉट बी रीऑक्सीडाइज, कैनॉट बी रीऑक्सीडाइज, ये रीऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो अगर रीऑक्सीडाइज नहीं होगा तो इसको कहाँ लेके जाया जा सकता है? इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा इन द साइटोसोल। साइटोसोल की अगर बात करेंगे तो दैट इज द लिक्विड फ्लूइड ऑफ द सेल, एंड वहाँ पे क्या किया जाएगा? जितने भी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के तौर पे रिएक्शन है NADH के फॉर्म में, वो NADH को वहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा। तो NADH को एज अ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट के तौर पे कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? इन द केस ऑफ साइटोसोल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। तो किस तरीके से होगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखिए।